दोस्तों, क्या याद करोगे? लॉन्ग और दिलचस्प एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया आपकी सपोर्ट। देख आज लॉन्ग एपिसोड अपलोड हो रही है। चलते हैं आज की मजेदार एपिसोड की तरफ। आवाज सुनते ही मैंने यूं घूम कर देखा जैसे मेरी गर्दन में स्प्रिंग लगा हो। अगले ही लम्हे में कब खड़ा हुआ मुझे इसका भी अंदाजा नहीं हुआ। वही मोटी सिया लंबी पलकों वाली झेल सी आंखें, वही गुलाबी होंठ जिनको गुलाबी लिपस्टिक ने चार चांद लगा रखे थे। हिस्न पहले से भी जोबन पर था। लाहौर का पानी किस कदर रास आया था, वो हसन वो जमाल बयान कर रहा था। यूं समझ ले कि जवानी फिर लूट आई थी। दूसरी जानिब मुझ पर नजर पड़ते ही आंटी फरहत के कदम भी वहीं रुक गए और वो आंखें फाड़े मुझे यूं देखने लग गई जैसे मैं कोई जिन भूत हूं। शायद मजीद कुछ देर हमारा सकता ना टूटता अगर डॉक्टर की मुदाखलत ना होती। डॉक्टर ने आंटी फरहत की तरफ देखकर कहा, आइए फरहत मैम, उनसे मिलिए, ये हमारे बहुत क्लोज यासिर साहिब हैं। आंटी फरहत सकते से बाहर आकर आगे बढ़ते हुए बोली, पहले से समझी नहीं सर, मैं उनको जानती हूँ। ये कहकर आंटी फरहत मेरी जानिब देखकर सलाम करते हुए बोली, यासिर तुम यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है? मैंने सलाम का जवाब देते हुए कहा, जी एक भाई को लेकर आया हूँ। डॉक्टर बोला, चलो ये तो अच्छी बात है कि आप उनको जानती हैं। आंटी फरहत बोली, सर मैं भी पहले सियालकोट में रहती थी, ये हमारे गांव के हैं और उनकी फैमिली बहुत क्लोज है। ये कहकर आंटी फरहत मेरी जानिब मुतवज्जे होकर बोली, क्या हुआ भाई को? मैंने कहा, मैं बाद में आपको तफसील बताता हूँ। मेरी बात सुनकर आंटी फरहत डॉक्टर की जानिब मुतवज्जे हुई तो डॉक्टर बोला, मैंने तो आपको कुछ रिपोर्ट देने के लिए यहाँ बुलवाया था, मगर अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि उनका और उनके पेशेंट का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये आपके जानने वाले निकल आए हैं। मैं ये ड्रिप और इंजेक्शन लिख कर दे रहा हूँ, ये पेशेंट को लगवा दे। ये कहकर डॉक्टर लिखने में मसरूफ हो गया, जबकि हम दोनों अपने जज्बात पर कंट्रोल करते हुए निचला होंठ चबाते रहे। अगर वहां डॉक्टर ना होता तो शायद अभी तक हम एक दूसरे से चिमटे ही होते। डॉक्टर की वजह से हम ना तो खिलकर बात कर सके और ना ही अपने जज्बात का इजहार कर सके, जबकि दोनों मुस्कुराती आंखों के साथ एक दूसरे को देखे जा रहे थे। डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लिखकर पर्ची आंटी फरहत को पकड़ाई तो आंटी फरहत जेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, आ जाओ यासिर। मैंने डॉक्टर की तरफ देखकर इसका शुक्रिया अदा करके जाने लगा तो डॉक्टर ने मुझे रुकने का कहकर आंटी फरहत की तरफ देखकर बोला, फरहत मैम अब 2 मिनट बाहर जाए, यासिर अभी आ जाता है। आंटी फरहत ने ओके सर कहकर बाहर चली गई तो डॉक्टर बोला, यासिर बेटा ये मोहतरमा यहाँ नर्सिंग स्टाफ की इंचार्ज है। ठीक है आपका उनसे पुराना ताल्लुक होगा, मगर हमारे बीच जो बातें हुई हैं वो सिर्फ हमारे बीच ही रहे, इस बात का भी तज़किरा अपने उन मोहतरमा से नहीं करना। मैं मुस्कुराते हुए बोला, सर आप बेफिक्र रहे, आप मेरे मोहसिन हैं, मैं उन सब चीज़ों को अच्छे से समझता हूँ। यहाँ की बात यहाँ ही खत्म अच्छे से हो गई है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, गुड बॉय, काफी समझदार हैं, अभी आप तशरीफ ले जा सकते हैं। जैसे ही रिपोर्ट आती है दोबारा मुलाकात होगी। मैंने जी बेहतर कहकर बाहर की जानिब चल पड़ा। कमरे से बाहर निकला तो आंटी फरहत दरवाजे के करीब ही दरवाजे पर नजरें जमाए खड़ी थी। मुझे देखते ही इसका चेहरा खुशी से खिल उठा, साथ ही मेरी जानिब हाथ बढ़ाते हुए मुस्करा कर बोली, हाँ जी चुन माही, आखिर कुदरत ने मिला ही दिया। मैं हाथ मिलाते हुए बोला, अब तो एकदम से सारे ताल्लुक और रिश्ते खत्म करके गायब हो गई थी, जैसे अब का मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। आंटी फरहत मुस्कुराते हुए बोली, बस कुछ मजबूरी थी इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अच्छा खैर, लड़ाई झगड़ा गिले शिकवे बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि कैसर को क्या हुआ? मैंने कहा, भाई को कुछ नहीं हुआ, मेरा दोस्त है ना शादी। आंटी फरहत बोली, वो जो बड़ी बड़ी मूंछों वाला बदमाश टाइप का था। मैंने कहा, ऐसे तो मत बोले, वो मेरे लिए भाइयों से भी बढ़कर है। आंटी फरहत मुस्कुराते हुए बोली, मैं सिर्फ इसका हुलिया बता रही हूँ, क्या तुम इसे लेकर आए हो? मैंने कहा, नहीं, इसके पास एक माजू नामी बंदा है, शायद तुम इसे जानती हो, इसकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी, इसे लेकर आए हैं। डॉक्टर को मैंने यही बोला था कि मेरा भाई है। आंटी फरहत ने उदास होकर कहा, मैं तो डर गई थी कि कैसर को क्या हो गया। मैंने कहा, माजू भी मेरे लिए भाई की ही अहमियत रखता है। आंटी फरहत बोली, क्या कोई झगड़ा वगैरह हुआ था जो इसे गोली लग गई? मैंने मूंछ को ताव देते हुए कहा, अब तो जानती ही हैं कि ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। आंटी फरहत गौर से मुझे देखते हुए दुआया कलिमात कहकर बोली, तुम भी अब पूरे डैशिंग लग रहे हो, कहीं तुम भी अपने दोस्तों के नक्श कदम पर तो नहीं चल पड़े? खैर बातें होती रहेगी, चलो आओ पहले तुम्हारे दोस्त को ड्रिप लगवा दूं। ये कहकर आंटी फरहत ने कमरे की जानिब जाने की बजाय मुझे दूसरी तरफ चलने का कहा। मैंने कहा, कमरा इस तरफ है। आंटी फरहत बोली,
पहले ये इंजेक्शन और ड्रिप तो ले ले। मैंने हम कहकर आंटी फरहत के साथ चल पड़ा। आंटी फरहत मेरे साथ चलते हुए बोली, यासिर तुम तो मुझसे भी लंबे हो गए हो। मैंने कहा, काफी अरसे बाद देख रही हैं, इसलिए लग रहा है। आंटी फरहत बोली, लगता नहीं, बल्कि तुम पहले की निस्बत लंबे भी हो गए हो और देखने में भी बहुत बड़े आदमी लग रहे हो। मैं मुस्कुराते हुए बोला, ओके जी, मान लेता हूँ, मगर बड़ा आदमी बनने वाली बात गलत है। मैं तो जैसा पहले आम सा बंदा था अभी भी वैसा ही हूँ। आंटी फरहत ने हम कहकर कहा, दुकान कैसी चल रही है? काम ठीक जा रहा है। मैंने कहा, बस गुजारा हो रहा है। आप सुनाई, जाहिद कैसा है? अब तो वो भी जवान हो गया होगा। आंटी फरहत बोली, हाँ बिल्कुल, जवान भी हो गया है और इसके मामू ने इसे पढ़ने के लिए बाहर के मुल्क भेज दिया है। 2 साल बाद डॉक्टर बनकर वापस आ जाएगा और फिर वहीं जॉब करेगा। मैंने कहा, गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मुस्तकबिल बन जाएगा। आंटी फरहत ने दुआया कलिमात कहते हुए कहा, मैंने तो इसे पढ़ा लिखा करके अपना फर्ज अदा कर दिया है, अब देखो वो क्या करता है। मैंने कहा, वो पढ़ाई में लायक होगा तो ही इतना आगे तक बढ़ गया है, मजीद आगे भी अच्छी ही पोजीशन पर होगा। तभी हम डिस्पेंसरी के करीब पहुंचे तो आंटी फरहत बोली, यासिर तुम 2 मिनट रुको, मैं अंदर से इंजेक्शन लेकर आती हूँ। ये कहकर आंटी फरहत डिस्पेंसरी में दाखिल हो गई। कुछ ही देर बाद वो बाहर आई और हम दोनों कमरे की जानिब चल पड़े। रास्ते में हमारे बीच नॉर्मल बातें होती रहे। इस सब के दौरान ना तो मैंने आंटी फरहत के साथ साबिका ताल्लुक के बारे में बात की और ना ही आंटी फरहत ने ऐसी कोई बात की जिससे मुझे बात आगे बढ़ाने का मौका मिलता। कमरे में दाखिल हुए तो आंटी फरहत ने शादे को सलाम किया, जबकि शादी आंटी फरहत को पहचानने की कोशिश करने लगा, क्योंकि शादे ने आंटी फरहत को शायद 1-2 दफा ही देखा था, इसलिए वो इसे गौर से देखे जा रहा था। आंटी फरहत ने शादे को यूं गौर से देखते हुए पाकर कहा, शादी भाई शायद मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। शादी बोला, आपको कहीं देखा हुआ है? भला याद आया, अब बाजी फरहत है ना, जो हमारे गांव में रहती थी और सरकारी अस्पताल में नर्स थी। आंटी फरहत मुस्कुराते हुए बोली, शुक्र है, जल्दी पहचान लिया। शादी बोला, आप अब उधर आ गई हैं? आंटी फरहत बोली, हाँ जी, मुझे तो काफी अरसा हो गया है, लाहौर शिफ्ट हुए। शादी बोला, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारा जानने वाला भी कोई उधर है। मैंने कहा, यहाँ तो उन की तरक्की ही हो गई है, ये यहाँ नर्सिंग की इंचार्ज बन गई हैं। शादी बोला, बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाला आपको और तरक्की दे। मजीद कुछ नॉर्मल बातों के बाद आंटी फरहत ने माजू को ड्रिप लगाने के साथ साथ गांव के मुतालिक रोजमर्रा की मालूमात लेती रही। ड्रिप लगाकर आंटी फरहत बोली, ड्रिप 1 घंटे में खत्म होगी, मैं नर्स की ड्यूटी लगा देती हूँ, वो इस दौरान वक्ता फोकता चेक करती रहेगी। बाकी आप लोगों ने किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई मसला दरपेश हो, अपने इसी वक्त मुझे बताना है। ये कहकर आंटी फरहत मेरी तरफ देखकर बोली, यासिर तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक सर्जन डॉक्टर से मिलवाती हूँ, वो इस केस में काफी मददगार साबित होगा। कमरे से निकलकर मैंने आंटी फरहत से पूछा, कौन से डॉक्टर के साथ मिलवाना है? आंटी फरहत बोली, किसी के साथ भी नहीं, वो तो बस शादे भाई के सामने झूठ बोला था, अब तुम्हें साथ लाने के लिए कोई तो बहाना लगाना ही पड़ता था। इतने अरसे बाद मिले हैं, कमरे में बैठकर चाय पीते हैं और गुपशप करते हैं। मैंने कहा, मगर वो माजू के पास भी होना जरूरी है, अगर डॉक्टर चेक करने आ गया तो डॉक्टर से मैंने ही बात करनी है। आंटी फरहत बोली, इसकी फिक्र मत करो, अभी 1 घंटा से पहले डॉक्टर नहीं आएगा, वैसे भी अभी लंच का टाइम हो गया है, डॉक्टर खाना वगैरह खाकर फिर ही राउंड पर जाएगा। मैंने हम कहकर आंटी फरहत के साथ चल पड़ा। आंटी फरहत काउंटर पर जाकर एक नर्स को माजू के बारे में तफसील से आगाह करने लगी। इस दौरान मैंने चारों अतराफ नजर डाली, मगर मुझे सानिया कहीं नजर नहीं आई, शायद वो किसी और वार्ड में चली गई होगी। अस्पताल काफी बड़ा था, इस हिसाब से स्टाफ भी बहुत था, मैं ये सोच कर इग्नोर कर गया। लिफ्ट के पास रुककर बटन प्रेस करने लगी। मैंने कहा, हम ऊपर जा रहे हैं? आंटी फरहत बोली, हाँ, मेरा रूम 4थे फ्लोर पर है। मैंने कहा, 4थे फ्लोर पर आप रहती हैं? आंटी फरहत मुस्कुराते हुए बोली, मैं वहां रहती नहीं हूँ, वो कमरा सिर्फ आराम करने के लिए मिला है, अगर कभी रात की ड्यूटी हो तो फिर कुछ देर सो भी जाती हूँ। लिफ्ट में दाखिल होकर दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। मैंने कहा, आप रोजाना घर चली जाती हैं? आंटी फरहत बोली, ये तो मेरी अपनी मर्जी होती है, दिल करे तो घर चली जाती हूँ, वरना उधर ही रुक जाती हूँ। वैसे भी घर से ज्यादा मेरा यहाँ दिल लगा रहता है, मेरा सारा स्टाफ बहुत इज्जत करता है, उनके साथ भी अच्छा ताल्लुक है, समझ लो कि मेरा असल घर यही है। मैंने कहा, आपकी बड़ी हिम्मत है, अपने लाहौर में आकर बहुत थोड़े अरसे में इतने अच्छे अस्पताल में अपनी पोजीशन इतनी अच्छी बना ली है। आंटी फरहत बोली, पोजीशन बनाने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, बड़ी सिफारिशों के बाद मुझे यहाँ नौकरी मिली थी। नौकरी मिलने के 4 माह बाद ही मैंने अपने दम पर नर्सिंग इंचार्ज का झहदा संभाल लिया था।
अब यहाँ किसी भी नर्स बुआए को रखना हो या किसी को निकालना हो, ये सब मेरे कंट्रोल में है। मैंने कहा, वाह, यानी अब काफी पावरफुल हो गई हैं। आंटी फरहत मुस्कुराते हुए बोली, देख लो तुम्हारे सामने हूँ। मैंने कहा, वो तो मैं देख रहा हूँ, अब तो 10 साल पीछे चली गई हैं। आंटी फरहत ने शौक भरी नजरों से देखते हुए कहा, मतलब? मैंने कहा, मतलब कि अब पहले भी ज्यादा हसीन और जवान लग रही हैं। आंटी फरहत हंसते हुए बोली, माहौल का इंसान पर बहुत फर्क पड़ता है। जब जिंदगी में सुकून हो तो बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता। मैंने कहा, हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी दौरान लिफ्ट रुकी तो हम बाहर निकले। चौथे फ्लोर पर सिर्फ कमरे ही दिखाई दे रहे थे। वहां पर चहल पहल भी ना होने के बराबर थी। अगर किसी की हम पर नजर भी पड़ी तो इसने हमें यूं इग्नोर कर दिया जैसे हमारा वहां होना गैर मामूली हो। मैं चारों अतराफ देखते हुए बोला, क्या यहाँ पर भी मरीजों की ट्रीटमेंट की जाती है? आंटी फरहत बोली, नहीं, यहाँ सिर्फ अमले के रूम्स हैं, कुछ डॉक्टरों के रूम हैं, कुछ नर्सिंग स्टाफ के इस्तेमाल में रहते हैं। मैंने हम कहकर आंटी फरहत के साथ चलते हुए एक दरवाजे के सामने रुक गया। आंटी फरहत ने चाबी से दरवाजे का लॉक खोला और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए मुझे अंदर आने का कहा। कमरे में दाखिल हुआ तो आंटी फरहत ने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया, जबकि मैं कमरे का जायजा लेने लगा। कमरे में सिंगल बेड था, साई पर एक छोटा वॉशरूम, जबकि दूसरी जानिब बालकोनी का दरवाजा था। कमरा साफ सुथरा था मगर सिर्फ एक फर्द के सोने की हद तक। कमरे के कोने में छोटी सी अलमारी थी जिसमें बर्तन और कुछ जरूरी सामान रखा हुआ था। कमरे को देखकर मैंने कहा, आंटी, अपने यहाँ ज्यादा देर नहीं हुई, वरना सेटिंग अच्छी कर सकती थी। आंटी फरहत ने दरवाजा लॉक करते ही मेरी जानिब बढ़कर मेरे करीब आते ही कुछ बोलने की बजाय मचलते हुए मुझे अपने बाजुओं में भर लिया। अरसे बाद आंटी फरहत की कुर्बत नसीब हुई थी। जैसे ही मेरी कमर के गिर्द बाजू डाले, चंद लम्हों बाद ही मेरी कमर पर लगी बेल्ट को महसूस किया तो बोली, यासिर, ये कमर पर क्या बांधा हुआ है? मैं मुस्कुराते हुए बोला, हथियार। आंटी चौंक कर बोली, ये किसके लिए? मैंने कहा, अपने नहीं हैं, शादे के हैं। अब तो इसे जानती हैं कि वो दुश्मनदार बंदा है। आंटी फरहत बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं समझी कि तुम भी इसकी राह पर चल निकले हो। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो वैसे ही इसने मुझे पकड़ाया था, मैंने अपनी कमर पर बांध लिया। ये कहकर मैं मौजू क्लोज करते हुए दोबारा अपनी लाइन पर आया। आंटी फरहत बोली, नहीं यासिर, अभी नहीं। मैंने कहा, क्यों, अभी दिल नहीं कर रहा? आंटी बोली, दिल तो तुम्हें देखकर ही करने लग गया था, मगर अभी मेरा ड्यूटी टाइम है, इसलिए अभी ये सब करना मुमकिन नहीं। मैंने कहा, मैं तो खुश हो रहा था कि इसीलिए कमरे में आए। आंटी बोली, मेरी जान, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं कौन सा कहीं भाग रही हूँ? कमरे में तो इसलिए तुम्हें लेकर आई थी कि तुम्हें देखते ही खुद तक कंट्रोल नहीं रख पा रही थी, इसलिए तुम्हें कुछ देर के लिए बाजुओं में भरकर अपने साथ लगाने के लिए यहाँ लाई थी। बाकी रात को तुम भी फ्री हो जाओगे और मैं भी फ्री होंगी। जब चाहे सारी रात मेरे पास रहना है और जैसे मेरी जान कहोगे वैसे ही करूंगी। अब खुश? मैंने कहा, अच्छा, अगर हमने मजीद कुछ किया तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और अभी मैं कुछ करना नहीं चाहता, मेरी मजबूरी को समझो। मैंने कहा, ओके जी, जैसे आपकी मर्जी। आंटी ने मेरे गालों को हाथों के प्यालों में लेकर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी जान, नाराज तो नहीं? मैंने कहा, नहीं यार, मैंने नाराज क्यों होना है, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। आंटी फरहत ने थैंक्स कहा। कुछ देर बाद आंटी फरहत मुझसे अलग होकर बोली, यासिर, जब तक माजू उधर है तुम उधर ही रहोगे। मैंने कहा, इरादा तो यही है, अगर कोई इमरजेंसी ना बनी। आंटी फरहत बोली, कौन सी इमरजेंसी? मैंने कहा, मेरा मतलब कि अगर घर से जल्दी वापस आने की कॉल ना आ गई तो। आंटी फरहत मुस्कुराते हुए बोली, तुम कब से घर वालों से डरने लग गए? कहीं घरवाली तो नहीं आ गई जो इतनी फिक्र हो रही है? मैं हंसते हुए बोला, नहीं यार, अभी मेरी शादी नहीं हुई, मैंने तो वैसे ही बात की है। आंटी ने हम कहकर कहा, अगर माजू का ऑपरेशन हो गया तो कम से कम 10-15 दिन तो वो उधर ही रहेगा। मैंने कहा, तो फिर मैं भी इतने दिन उधर ही रहूंगा। आंटी फरहत बोली, गुड, फिर तो खूब इंजॉय करेंगे। मैंने कमरे को देखते हुए कहा, ये कमरा भी कोई इंजॉय करने वाली जगह है? आंटी मुस्कुराते हुए बोली, फिक्र ना करो, मैं इसका अरेंज भी कर लूंगी। अगर आज रात निकाल सकते हो तो कल तक मैं ऐसे कमरे का अरेंज कर लूंगी जहां ना तो कोई टेंशन होगी और जिस तरह का माहौल तुम चाहते हो माहौल भी वैसा ही होगा। मैंने कहा, वो तो ठीक है, मगर अभी जो मेरे जज्बात भड़का दिए उनका क्या होगा? मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। आंटी फरहत बोली, पता नहीं कैसे खुद पर कंट्रोल कर रही हूँ, अगर मजबूरी ना होती तो तुम्हें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बाकी इसकी बेचैनी तो मैं अच्छे से दूर करूंगी, सिर्फ रात तक सब्र करो। अगर तुम यहाँ आ सकते हो तो मुझे तो कोई एतराज नहीं। अगर तुम्हें ये कमरा ठीक लगता है तो हम आज रात यहाँ गुजार लेंगे, कल तो फिर मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही लूंगी। मैंने कहा, दिल तो चाह रहा है कि अभी सब कुछ कर लूं, मगर तुम्हारी मजबूरी को समझ सकता हूँ।
वैसे अस्पताल से बाहर कोई घरा कमरा हो तो ज्यादा ठीक रहेगा, आंटी मुस्कुराते हुए बोली। ओके, तो फिर आज की रात हम गुपशप करेंगे, बाकी इंजॉय कल रात को करेंगे, मैंने कहा। ओके डियर, आंटी फरहत ने दीवार पर लगे शीशे में अपना चेहरा देखकर हुलिया दुरुस्त करने के बाद कहा। ओके, तो चली, मैंने हम कहकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। बाहर निकलकर जब हम लिफ्ट में सवार हुए तो इसी दौरान मेरे दिमाग में सानिया का ख्याल आया। पहले तो मैं आंटी फरहत से सानिया के बारे में मालूमात लेने लगा, मगर कुछ सोच कर मैंने कहा, सेकंड फ्लोर पर जहां एक्सरे होते हैं, क्या वो भी आपके अंडर है? आंटी फरहत बोली। हम। क्या हुआ? मैंने कहा। हुआ तो कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ, आंटी फरहत बोली। माजू का एक्सरे वगैरह तो नहीं करवाना? मैंने कहा। इसका एक्सरे सेकंड फ्लोर से करवा चुका हूँ, इसलिए पूछा कि क्या वो भी आपके अंडर है? आंटी फरहत बोली। नहीं, वो मेरे अंडर नहीं है, मगर मेरा इतना तो चलता है कि अपने पेशेंट का फ्री में एक्सरे करवा लूं, मैंने हम कहकर कहा। वैसे एक्सरे करने के कितने पैसे लेते हैं? आंटी फरहत बोली। अस्पताल की जो फीस है वो तो 3 से 5 हजार है, बाकी किसी से ज्यादा भी ले लेते हैं, मैं ने कहा। तलब? आंटी बोली। मतलब कि जो नर्स एक्सरे के लिए साथ जाए वो अपना खर्चा पानी बनाने के लिए फीस से ज्यादा रकम भी ले लेती है, मैंने कहा। यानी यहां भी लोगों को लूटा जाता है? आंटी फरहत बोली। ये लाहौर है, यहां पर बगैर मतलब के कोई रास्ता भी नहीं बताता। वैसे तुमने कितने पैसे दिए हैं? मैंने कहा। 5 हजार दिया है, सानिया नामी नर्स को मेरे साथ गई थी, आंटी फरहत बोली। बड़ी बात है, सानिया ने तुमसे 5 हजार ले लिया। वो तो किसी को मुआफ नहीं करती, बहुत ही शातिर दिमाग लड़की है, मैंने कहा। क्या मतलब शातिर दिमाग से क्या मुराद है? आंटी फरहत बोली। इसकी मुझे बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि वो किसी न किसी बहाने से मरीज के साथ आए हुए लोगों से पैसे बटोर लेती है। जैसे ही पता चल जाए कि ये अमीर लोग हैं, बस फिर वो उनके आगे पीछे घूमती रहती है, मैंने कहा। मगर मेरे साथ तो इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की, ना इसने मुझसे पैसे मांगे, बल्कि मैंने अपनी खुशी से इसे 2000 देने की कोशिश की थी, मगर इसने लेने से इनकार कर दिया था। आंटी फरहत ने नफी में सर हिलाते हुए मुंह बनाकर कहा। बड़ी चालाक है, इसीलिए कम से पैसे नहीं लिए, वरना वो तो 10 रुपए की भी नहीं छोड़ती। शायद वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, नॉर्मल आदमी समझ रही होगी, इसलिए इसने पैसे नहीं लिए। इसी दौरान लिफ्ट रुकी तो हम बाहर निकलकर कमरे की जानिब चल पड़े। आमद और रफ्त होने की वजह से सानिया का टॉपिक क्लोज हो गया था। कमरे के करीब पहुंचे तो आंटी फरहत बोली, तुम कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर बाद चक्कर लगाती हूँ। और शादी अगर पूछे कि किस डॉक्टर से मिलने गए थे तो तुम इसे अपने तरीके से मुतमईन कर लेना, मैंने कहा। फिक्र ना करो, वो मैं पहुंच कर लूंगा। आंटी फरहत को रुखसत करके मैं कमरे में दाखिल हुआ तो शादी बोला, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने कहा। यार, आंटी फरहत जिस डॉक्टर से मिलवाने लेकर गई थी वो राउंड पर था, बस इसी का इंतजार करता रहा। शादी बोला, तो फिर डॉक्टर से कोई बात वगैरह हुई? मैंने कहा। बात तो हुई थी, मगर मुझे इसकी बातों से कोई खास तसल्ली नहीं हुई, इसलिए मैंने आंटी को कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर से राब्ता कर लूंगा। साथ ही मैंने लंदन वाले डॉक्टर से होने वाली मुलाकात के बारे में सारी तफसील से आगाह कर दिया। मेरी बात सुनकर शादी बोला, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी इसे 1 लाख मिठाई का देने की? मैंने कहा। यार, मैंने डॉक्टर की बातों से अंदाजा लगा लिया था कि वो पैसे का लालची है। शादी बोला। दूसरा, जो डॉक्टर बाहर से आएगा इसकी फीस ना देने बैठ जाना, मैं खुद ही डॉक्टर से सारा हिसाब कर लूंगा। पहले 3-5 लाख एडवांस दिया है ऑपरेशन के लिए, मैंने कहा। यार, तुम टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूंगा, बस ये ठीक हो जाए, ऐसा तो आने जाने वाली चीज है। मेरी बात सुनकर माजू ने मुझे घूरते हुए कहा, तेरे से बड़ा फिल्मी भी कोई है? मैं हंसते हुए बोला, चुप कर, वरना ड्रिप की सुई उतार कर तेरे पीछे ड्रिप लगा दूंगा। माजू बोला, लाम पर लगा दे। मैं कुछ कहने ही लगा था कि दरवाजा खिलता देखकर खामोश हो गया। साथ ही मैंने चौंक कर अंदर दाखिल होती सानिया को देखना शुरू कर दिया। सानिया के पीछे ही एक और नर्स अंदर दाखिल हुई तो मजबूरना मुझे सानिया से नजरें हटाना पड़ गईं। सानिया ने मुझ पर गहरी नजर डालकर सलाम किया और माजू के करीब जाकर ड्रिप चेक करते हुए माजू से ड्रिप के मुतालिक पूछने लग गई कि मतली वगैरह तो महसूस नहीं हो रही, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं? माजू ने तसल्ली बख्श जवाब दिया तो मैं सानिया के करीब होकर बोला, कितनी देर तक ड्रिप खत्म हो जाएगी? सानिया ने ड्रिप की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, मैं ड्रिप को थोड़ा तेज कर रही हूँ, 10 से 15 मिनट में ड्रिप खत्म हो जाएगी। ड्रिप खत्म होने तक मैं चक्कर लगा लूंगी, अगर ड्रिप पहले खत्म हो जाए तो अपने ड्रिप को बंद कर देना है, बाकी मैं आकर सुई निकाल दूंगी, मैंने हम कहकर कहा। और जो रिपोर्ट आई थी वो आई नहीं? सानिया बोली, इसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहिब को फैक्स की शक्ल में रिपोर्ट आती थी। अगर आप कहते हैं तो मैं पता करके आपको आगाह कर दूंगी, मैंने कहा। क्या इस वक्त डॉक्टर साहिब कमरे में ही होंगे? सानिया ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डालकर कहा। नहीं, अभी उनका लंच टाइम है, 1 घंटे बाद आएंगे, मैंने हम कहकर खामोश हो गया।
जबकि सानिया मुझे इग्नोर करके दूसरी नर्स के साथ बातें करते हुए कमरे से निकल गई। सानिया का वजूद भरा भरा था। देखने में तो वो शादीशुदा लगती थी। अब वो वाकई शादीशुदा भी थी या फिर कुदरती तौर पर इसका फिगर ऐसा था। सानिया के जाने के बाद में और शादी माजू के पास खड़े होकर इससे बातें करने लग गए। साथ में ड्रिप पर भी नजर थी। कुछ देर बाद ड्रिप खत्म हुई तो मैंने ड्रिप बंद करके शादी की तरफ देखकर कहा, मैं जरा नर्स को बुला लाऊं, आकर सुई निकाल दे। ये कहकर मैं दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। कमरे से बाहर निकलकर काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में और भी नर्सें मिले, मगर मैं सानिया से बातें करने का बहाना तराशते हुए इसकी तरफ जा रहा था। मजीद थोड़ा आगे गया तो सामने से ही सानिया आती हुई नजर आई। दौर से ही मुस्कुराहट का तबादला हुआ तो मैं वहीं रुककर इसके करीब आने का इंतजार करने लगा। सानिया करीब आकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं अब की तरफ ही आ रही थी। मैंने कहा, अभी ड्रिप खत्म हुई तो मैंने सोचा शायद अब भूल गई हैं, इसलिए आपको लेने के लिए आ रहा था। सानिया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, हमारी तो ड्यूटी है, कैसे भूल सकती हूँ। ये कहकर सानिया बोली, मैडम फरहत आपसे मिली थी। मैंने कहा, हाँ जी मिली थी। सानिया ने हम कहकर कहा, अपने मैडम फरहत से कोई बात तो नहीं की। मैं चौंक कर इसकी जानिब देखते हुए बोला, मसलन कौन सी बात। सानिया बोली, मेरे हवाले से किसी भी तरह की। ने कहा, क्यों, उन्होंने आपसे कोई बात की है। सानिया बोली, नहीं, मेरे साथ तो कोई बात नहीं की, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। मैंने कहा, वो मुझसे पूछ रही थी कि एक्सरे करवाने के लिए किसके साथ गए थे। मेरी बात काटते हुए सानिया ने उजलत में कहा, तो फिर आपने क्या कहा। मैंने सानिया की तरफ गौर से देखते हुए कहा, क्या कहना था, आपके साथ गया था, तो फिर यही तो बताना था। मेरी बात सुनकर सानिया के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हुए, साथ ही वो बोली, फिर उन्होंने क्या कहा। मैंने कहा, कुछ भी नहीं, बस आपके रवैये के बारे में पूछ रही थी। मैंने आपकी शान में तारीफों के पिल बांध दिए। सानिया ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए थैंक्स कहकर बोली, उन्होंने एक्सरे की फीस के बारे में तो कोई बात नहीं की। मैंने कहा, हाँ पूछा था। मैंने कहा 5,000 दिया है, तो वो सुनकर खामोश हो गई। सानिया चौंक कर बोली, अपने इतने कम पैसे क्यों बताए। मैंने कहा, क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया था कि मैडम फरहत यहाँ नर्सिंग स्टाफ की इंचार्ज हैं और वो मेरे जानने वाली भी हैं, इसलिए मैंने कम पैसे बताए कि कहीं वो अब से नाराजगी का इजहार ना करे, वरना तो वो कह रही थी कि 5,000 भी नहीं देने थे। मुझे बताते, मैं फ्री में करवा देता। मैंने कहा, कैसे बताता, मुझे पता ही नहीं था कि आप इस अस्पताल में जॉब कर रही हैं। सानिया बोली, मैडम फरहत आपको कैसे जानती हैं। मैंने कहा, मैं तो बचपन से उनको जानता हूँ, क्योंकि 3-4 साल पहले वो हमारे गांव में रहती थी। तब वो हमारे शहर के सरकारी अस्पताल में नर्स थी। इसके बाद वो अचानक गायब हो गई। इसके बाद आज मेरी उनसे मुलाकात हुई है। सानिया ने हम कहकर खामोश हो गई, मगर इसके चेहरे पर परेशानी के आसार मुझसे छप नहीं रहे थे। मैंने कहा, अब परेशान मत हो, मेरी वजह से मैडम फरहत आपको कुछ नहीं कहेंगी, बल्कि मैंने तो आपकी तारीफें ही बहुत की थीं कि आप हमारे साथ बहुत ताउन कर रही हैं। सानिया बोली, नहीं, मैंने क्यों परेशान होना है, वैसे मैडम फरहत बहुत सख्त मिजाज हैं, वो शहरों ही ऐसी हैं। मैंने कहा, हो सकता है, बहुत सी तो ऐसी हूँ, मगर मेरे साथ वो हमेशा से शफकत के साथ पेश आती रही हैं। इसी दौरान कमरे के पास पहुंचे तो सानिया ने मौजू को क्लोज करते हुए कहा, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर ले, जब भी मेरी जरूरत महसूस हो तो आप मुझे कॉल करके बुला लेना। इस तरह आपको इतना चल कर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाल कर कहा, जी नंबर बोले। सानिया मेरे हाथ में पकड़े बटनों वाले मोबाइल को हैरांगी से देखते हुए नंबर बताने लगी। नंबर डायल करके मैंने कॉल मलाई तो वाइब्रेट की आवाज आई। साथ ही सानिया ने हाथ रखकर कहा, आपका नंबर मेरे पास आ गया है। नजर डालकर जेरे लब मुस्कुराते हुए ओके कहा। कमरे में दाखिल हुए तो सानिया ने माजू के हाथ पर से ड्रिप की सुई निकाली, जबकि बंधन वैसे ही लगा रहने दिया। फरी होकर सानिया बोली, सर अभी मरीज को आराम करने दे, उनसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी, जब डॉक्टर साहिब आ जाएंगे तो मैं आपको आगाह कर दूंगी। ये कहकर सानिया कमरे से बाहर चली गई। मैं सानिया को समझकर भी नहीं समझ पा रहा था। अकेले में वो मुझसे बातें करती रहती थी, जबकि कमरे में आकर इसका रवैया बिल्कुल ही बदल जाता था। शायद वो शादे और साथ में आनी नर्स की वजह से अनजान बन जाती थी। जो भी था, मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि इसका मजा जरूर चखना है, चाहे इसके लिए इसे माल क्यों ना खिलाना पड़े। वैसे भी इसका नंबर देना ग्रीन सिग्नल था। ड्रिप में शायद नींद का इंजेक्शन था जो माजू गुनूदगी की हालत में पहुंच गया था। माजू की हालत देखकर मैं और शादी सरगोशी में बातें करने लग गए ताकि माजू डिस्टर्ब ना हो। आधे घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर अपनी टीम के हमरा कमरे में दाखिल हुआ तो इसे देखकर हम दोनों खड़े हो गए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए सलाम लिया और माजू के करीब जाकर खड़ा होकर मेरी जानिब देखकर बोला, ये कब से सो रहे हैं। मैंने कहा, आधा घंटा पहले ड्रिप खत्म होने के बाद सो गए थे। डॉक्टर ने हम कहकर कहा,
यासिर, शहजाद साहिब, आपके लिए खुशखबरी है कि आपके पेशेंट की टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, इसलिए उनके ठीक होने का इम्कान काफी हद तक बढ़ गया है। आज रात को मेरा कोलीग डॉक्टर लंदन से आ रहा है। कल शाम 5 बजे हम उनका ऑपरेशन करेंगे। ऊपर वाले से बहुत उम्मीद है कि उनका ऑपरेशन कामयाब होगा। डॉक्टर की बात सुनकर हम दोनों का चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंने खुशी का इजहार करते हुए दुआया कलिमात कहकर डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। मजीद कुछ देर की गुफ्तगू के बाद डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख कर दे के ऑपरेशन के टाइम से पहले माजू को ये वाली मेडिसिन दीनी है, जिनमें कुछ टैबलेट्स, इंजेक्शन और ड्रेस थी, जो रात को और कल सुबह और दोपहर को दीनी थी। डॉक्टर के जाने के बाद पर्ची पकड़कर मैंने शादे को कहा कि मैं बाहर से जाकर ये मेडिसिन ले आओ। शादी जेब में हाथ डालते हुए बोला, रुको, ये पैसे लेते जाओ। मैंने शादे को घूरते हुए कहा, शर्म कर बेगैरत, माना कि तेरे पास बहुत पैसा है, मगर इस कुंजर पर मेरा भी कोई हक है। ये कहकर मैं दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कमरे से बाहर निकलकर मैं अस्पताल से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। तभी फोन की बेल हुई तो मैंने मोबाइल निकाल कर नंबर देखा तो सूफी का नंबर था। मैंने कॉल अटेंड करके हेलो किया तो सूफी बोली, किधर हो? मैंने कहा, लाहौर आया हूँ। सूफी ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, लाहौर? तुम लाहौर कब पहुंच गए? मेरे साथ ड्रामे मत करो, सच सच बताओ किधर हो? मैंने कहा, तुम्हारी कसम, लाहौर आया हूँ। सूफी चंद लम्हे खामोश रहने के बाद तल्ख लहजे में बोली, किस लिए? मैंने कहा, तुम्हें बताया था ना कि माजू का चेकअप करवाना है, इसे लेकर आया हूँ। कल शाम 5 बजे इसका ऑपरेशन है। डॉक्टर ने तो काफी तसल्ली दी है कि ऑपरेशन कामयाब होगा, बाकी तुम भी दुआ करना कि वो ठीक हो जाए। मेरी बात सुनकर सूफी नॉर्मल होते हुए बोली, वो तो ठीक है, मगर कम अज कम जाने से पहले मुझे बता देते। मैंने कौन सा तुम्हें जाने से रोक लेना था? फिर तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं? मैंने कहा, सॉरी यार, दरअसल। मेरी बात काट कर सूफी बोली, छोड़ो यासिर, ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारी नजर में मेरी 2 टके की भी अहमियत नहीं है। साथ ही सूफी ने कॉल बंद कर दी। मैं बैक कॉल करने लगा, मगर कुछ सोच कर मैंने कॉल करने का इरादा कैंसिल करते हुए बाहर की जानिब जाने लगा। तभी सानिया का ख्याल आते ही मैंने सानिया को कॉल मिला दी। चंद बैलों के बाद कॉल अटेंड होते ही सानिया की भरी आवाज आई, यासिर साहिब। मैंने कहा, मुआफ करना, आपको तो नहीं किया। वो बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हुक्म करे, क्या खिदमत कर सकती हूँ? मैंने कहा, डॉक्टर साहिब ने मेडिसिन लिख कर दी है, जो बाहर मेन रोड पर मेडिकल स्टोर से मिलती है। मैं मेडिसिन लेने के लिए इस तरफ जा रहा था, सोचा आपसे पूछ लूं, अगर फ्री है तो आप मेरे साथ चलें ताकि जो मेडिसिन लिखी है वही मिल जाए, नहीं तो अक्सर मेडिकल स्टोर वाले मुतबादिल दे देते हैं। सानिया चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, आप इस वक्त कहाँ हैं? मैंने चारों अतराफ नजर डालकर लोकेशन बताने लगा। सानिया बोली, आप मेन गेट नंबर 1 पर जाकर रुकी, मैं वहीं आ रही हूँ। मैंने शुक्रिया कहकर कॉल बंद कर दी। बाहर निकला तो गार्ड्स जो गाड़ियों में बैठे हुए थे, मुझे देखते ही जल्दी से गाड़ियों से बाहर निकलने लगे, तो मैंने इशारे से उन्हें गाड़ियों में बैठे रहने का कहा। उनके पास से गुजरते हुए उनका हाल अहवाल पूछने के बाद माजू के बारे में मुख्तसर बात करके मैं मेन गेट नंबर 1 की तरफ चल पड़ा। गेट से बाहर निकलकर मैं खड़ा होकर सानिया का इंतजार करने लगा। मेडिकल स्टोर सड़क क्रॉस करके बिल्कुल सामने ही थे। मेडिकल स्टोर्स का इतना कम फासला देखकर सानिया को साथ ले जाने का मकसद पूरा होता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जो मेडिसिन लेने जा रहा था वो तो रात से शुरू करवानी थी, जिसमें अभी 3 घंटे पड़े थे। इसलिए मैं सानिया के साथ थोड़ा टाइम गुजारना चाहता था ताकि इसकी फीलिंग को समझ सको। जारी है।